आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो मूलतः तो एक चिकित्सक हैं, लेकिन सुकुमार संवेदनाओं के वो सृजनकार हैं। लंबे समय तक वो मीडिया और मुख्य धारा से अलग थलग लगातार सृजन कार्य करते रहे हैं। एक दर्जन के आसपास उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें कहानी और कविता और उपन्यास और मेडिकल साइंस पे भी उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और लगातार देश की तमाम जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उसमें वो लिखते रहे हैं और लिख रहे हैं। इलाहाबाद से आते हैं डॉक्टर कनौजिया। उनके अंदर आज भी इलाहाबाद उतना ही जीवंत है। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि पिछले दिनों आपको साहित्य अकादमी चंडीगढ़ से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पिछले दिनों 2 आपकी किताबों की चर्चा भी हुई है। इस मुकाम पर अपनी साहित्यिक यात्रा को कैसे देखते हैं? मैं अपनी साहित्यिक यात्रा को एक ऐसे स्थान पर पाता हूँ जहाँ मैं अपने सृजन को और आगे ले जाना चाहता हूँ। कुछ कुछ जगह जो कुछ मुझे लगता है कि कुछ स्थान या कुछ समाज के ऐसे पक्ष छूट गए हैं जिन पे मुझे अभी लिखना है। मूलतः मेरा जो लेखन है वो जिस तरह का रहा है उसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे कि मुझे अभी लिखना बाकी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लगातार लिखता हूँ। तो उम्मीद है कि आगे कुछ और भी नई चीज़ें मिलेंगी। अब कक्षा 9 में थे जब आपकी पहली कहानी आई। जी वो जी क्या अनुभव था जिसने आपको कहानी लिखने के लिए बाध्य जी किया? वो दरअसल कहानी में एक बड़ा अच्छा अनुभव है जो मेरे जीवन का, वो मैं साझा करना चाहूँगा। मेरे पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी थे और एक सब बहुत बड़ा योगदान मेरे पिता का मेरे जीवन में रहा कि उन्होंने मुझे एक ऐसी आदत डाली कि मुझे रोज़ एक किताब पढ़नी होती थी। जो न्यूज़पेपर हॉकर आता था उसको उन्होंने कह रखा था कि हिंदी की एक किताब इनके पास आएगी, कोई भी किताब हो सकती है। उस समय धर्मयुग आया करती थी, चंदा मामा, ऐसे छोटे बचपन की किताबें आती थी। तो मैं वो लगातार किताबें पढ़ता था और उनकी कहानियाँ, उनके जो कुछ भी निकलता था वो मेरे लिए बड़ा एक खूबसूरत सा अनुभव था जिसके साथ मैं आगे बढ़ता चला गया। और मैंने भी अपनी कहानियाँ या कविताएँ लिखनी शुरू कर दी। वो छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ थीं। मैं जब कक्षा 9 में पहुंचा और मुझे ये पता था मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और आगे चल के मुझे साइंस में ही कोई चीज़ चूज़ करनी है, पर मैं लिखना जारी रखा। हम एक बार पूरी फैमिली के साथ बॉम्बे गए थे उस समय। और बॉम्बे में जाकर जब मैंने एक बार जब समुद्र पे गया तो मैंने फादर से पूछा, तो फादर ने कहा नहीं, इसका पानी खारा होता है, ये पिया नहीं जा सकता। तो मैंने पूछा कि नहीं, बड़ी सारी नदियाँ, बड़ी सारी जो मीठी नदियाँ हैं वो इसमें आके मिलती हैं, तो फिर भी ये खारा ही क्यों रहता है? पर उस समय कोई जवाब मुझे मिला नहीं। मैंने आके उस कहानी को, उस जो मेरे मन में वो था, उसको मैंने कागज़ पे उतारा और वो धीरे धीरे मेरे मन में एक ऐसी कहानी बनी कि ये एक स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित कहानी बनी, जिसमें है कि एक स्त्री या पुरुष दोनों बड़े खूबसूरती से अपना जीवन चलाते हैं, पर जैसे ही वो मिल जाते हैं उनके जीवन में बड़ी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो वो कहानी मैंने लिखी। वो कहानी लिखने के बाद जो मेरी डायरी थी, वो डायरी लेके मैं आकाशवाणी इलाहाबाद में गया और मैंने कहा मुझे ये कहानी पढ़नी है। और मैं अपनी स्कूल ड्रेस में गया था, साइकिल पे, छोटी साइकिल होती थी उसको चला के गया था। तो उन्होंने कहा ये तो आप बच्चों वाले कार्यक्रम में जाइए। मैं कहा नहीं, ये बड़ी कुछ कहानी है, अच्छी बनी है, तो युवाणी में मुझे जाने दीजिए। मैं युवाणी में गया। उन्होंने कहा, जो भी उस समय डायरेक्टर थी कुसुम जुत्सी जी थी, उन्होंने कहा ये मुझे रख दो, मैं पढ़ूँगी। तो पढ़ने के बाद उसके 4-5 दिन के बाद मुझे लैंडलाइन पे कॉल आया कि कहानी अच्छी है और आप कहानी सुना सकते हैं। तो मैं कक्षा 9 में आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में बैठा अपनी कहानी सुना फिर रहा आपके था। 10 नाटक के आसपास भी आकाशवाणी हाँ, से प्रसारित उसके हुए बाद थे। फिर मैंने कई नाटक लिखे। हाँ हाँ। तो पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता मैंने एक बच्चों वाली कविता लिखी थी। हाँ उस समय का जो जो थोड़ा बहुत मुझे याद है, हाँ, राम कुमार जी तब आपके पास हैं। जो वो कविता नहीं, दूसरी एक कविता थी जो छपी उस समय इलाहाबाद से। अमृत बाजार पत्रिका का एक अखबार निकलता था, अमृत प्रभात। तो उसमें एक बड़ी छोटी सी कविता छपी थी,
बादल बोलो कौन दिशा से तुम उड़कर आ जाते हो, गरम गरम सूरज दादा पर अपना रौब जमाते हो। तो ऐसे करके वो कविता छपी और मेरा नाम आया और उसके साथ फोटोग्राफ आया। वो बड़ी खूबसूरत सी कविता थी। जी, तो साहित्य की भूमि रही है इलाहाबाद, और सुमित्रानंदन पंत, अस्क जी, महादेवी वर्मा, यहाँ तक कि दुष्यंत वहाँ पे रहे जी, हैं। जी। रविंद्रनाथ त्यागी जी से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते थे कि उनको दुष्यंत ने ही पाला पोसा, आगे बढ़ाया उनको। जी। तो उसकी कितनी भूमिका थी आपके सृजन में? मुझे लगता है इलाहाबाद की मिट्टी में और जो त्रिवेणी संगम है उसके पानी में कुछ ना कुछ तो है जो एक चमत्कार करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब 10th की क्लास में था तो मेरे हिंदी के शिक्षक ने कहा कि वो एक 15 अगस्त आ रहा है, उस पर एक कविता लिखनी है तो तुम भी पार्टिसिपेट करो। और उन्होंने एक शीर्षक दिया, इस माटी से तिलक लगेगा। तो मैं पढ़ता जा रहा था और एक वो शीर्षक अपने सामने लिख रखा था कि कविता बनेगी कैसे। तो वो धीरे धीरे वो दौर था जब फूलन देवी और इस तरह के बड़े सारी घटनाएं देश में होती थी। तो मैंने उस पर धीरे से क्वेश्चन मार्क बना दिया आगे चल। और मैंने जो कविता लिखी वो कविता थी कि जब माटी पर झूम उठेगा जीवन का सावन मतवाला, उस माटी से तिलक लगेगा। और कैसी माटी किसकी माटी, जिस माटी से उपज रहे हैं फूलन जैसे फूल। और तो ऐसे करके एक बड़ी सी कविता थी। तो ये कविता जब ये प्रतियोगिता में सुनने के लिए राम कुमार वर्मा जी आए थे और उनके सामने मैंने ये कविता सुनाई थी, तो उन्होंने कहा ये आप लिखना जारी रखना। हाँ, बड़ी बात है। कहीं महादेवी वर्मा जी से शायद मुलाकात आपकी हुई थी? हाँ, महादेवी वर्मा जी का वो जो संस्मरण है मेरे जीवन का एक बहुत अनमोल पल है। मैं उस समय ये इसी दौर में था, 7th 8th 9th जो भी था। तो मैं पेंटिंग भी बनाता हूँ। तो पेंटिंग के एक कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट मैंने किया था और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिली थी उसमें। तो उसका वो इलाहाबाद म्यूज़ियम में वो पेंटिंग लगाई गई थी। तो उसको मैं छुप के मैं खुद भी देखने जाता था कि लोग मेरी पेंटिंग देख रहे हैं। तो उसमें जो प्राइज़ देने के लिए जब आई तो महादेवी वर्मा जी थी। उनका जो आज भी मेरे मन में मस्तिष्क में वो चित्र आज भी अंकित है कि वो कैसे वो साड़ी पहन के आई थी और उन्होंने जब मुझे स्टेज पे बुलाया और इनाम दिया और उसके बाद वो मेरे सर पे हाथ रख के वो काफ़ी देर लोगों से बात करती रही। और पता नहीं कैसे क्या था, वो आशीर्वाद था क्या था, पर वो पल मेरे लिए जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। कभी पिताजी ने कहा कि हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है सबकी बड़ी इच्छा होती है कि बेटा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं ये साहित्य की तरफ जा रहे हैं, कुछ कहा पिताजी ने कभी? नहीं, पिताजी डर गए थे। पिताजी को शुरू में नहीं पता था। जब वो मेरी कविताएं छपने लग गई और मेरा नाम आने लगा तो लोगों ने कई बार पिताजी से पूछा कि ये तो आपका बेटा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो ये लिखता नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि ये तुम लिखते हो? मैंने कहा हाँ, ये मेरी कविताएं हैं, मैं लिख रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे आपने कहा कि इससे जीवन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आप साइंस के विद्यार्थी हो तो आगे कोशिश करो और अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए बंद कर दो। तो वो बहुत अच्छी सीख थी। मैंने वो बंद किया और आगे जाके लिखना तो जीवन में चलता ही रहा। आप बेहद संवेदनशील हैं, किसका प्रभाव है परिवार का? पता नहीं, मुझे लगता है कि जो बचपन में जैसे कहते हैं कि जो कुम्हार मिट्टी के को जो चाक पे चलाता है और जो बनाता है तो वो उसका हाथ जो लगता है तो उसी तरह से वो एक रूप लेता है। मेरे जीवन में जैसे मैंने बताया, पिताजी का तो था कि उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ाया। लेकिन मेरी माँ बहुत संवेदनशील थी। माँ अक्सर छोटी बात पे भी रो दिया करती थी। तो मैं कहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम छोटी सी बात पे भी रो देती हो। तो वो उनका जो वो मन था वो शायद मेरे अंदर आ गया और मैं भी उतना ही संवेदनशील हो गया। और आज भी मुझे समाज के जो भी दुख तकलीफ़ या जो भी विषमताएं हैं उसको देख के मुझे तकलीफ़ होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ही अपने कागज़ पे उतारूँ। जब आप मूलतः डॉक्टर हैं और अस्थि रोग से तो लगातार ऑपरेशन भी करते हैं, जब टेबल पे एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी संवेदना का स्तर क्या होता है? उस समय मेरी मानसिक स्थिति वो होती है कि मैं इस मरीज को जितनी भी मेरी समझ है जो मैं अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करूं। और बेसिकली उस समय जब हम ऑपरेट कर रहे होते तो सिर्फ मुझे उतना हिस्सा दिखता है
और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी अच्छे तरीके से मैं इसको ऑपरेट कर सकूँ, वो मेरे लिए एक गौरव की बात है। मैं पिछले 2 दशक से आपके संपर्क में हूँ। आप बहुत कम मीडिया में या चर्चाओं में रहे हैं और पीजीआई में ही लगातार आपकी भूमिका रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी सृजन यात्रा में पीजीआई का और चंडीगढ़ का क्या योगदान है? मेरी सृजन यात्रा, जैसे मैंने पहले बताया, मैं इलाहाबाद में लिखता रहा, फिर मैं एमबीबीएस एमएस करके चंडीगढ़ से वो दिल्ली गया, इलाहाबाद से। इलाहाबाद में से निकलने के बाद जो कुछ भी मैंने सीखा, जो भी करता रहा, दिल्ली आया और दिल्ली में मेरे कई संपर्क हुए। पर जब मैं चंडीगढ़ में 2006 में आया तो मैं उस समय लिखना, मैं अपने आप को वो मानता हूँ कि जो स्वांता सुखाए मेरे मन में जो आता है मैं अपने आप लिखता हूँ। बहुत ज़्यादा चर्चा में ना रहूँ वो कोशिश करता हूँ, लेकिन छपता रहा हूँ। तो चंडीगढ़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चंडीगढ़ एक बड़ा खूबसूरत शहर है और इसमें साहित्यिक माहौल भी है। पर जब मैं आया तो शुरू में मैं किसी गोष्ठी में नहीं जाता था, पर धीरे धीरे लोगों से मिलने कहीं लगा। कहीं योग में कहा गया है कि जो जनसंघ है, जितना ज़्यादा आप सामाजिक रूप से मिलते जुलते बढ़ते हैं, ये आपकी एकाग्रता, आपके सृजन को बाधित करता है। जी क्या आपने भी योग धारा चुन ली थी? हाँ, वो मुझे लगता है वही था। हाँ। पर मैं पीजीआई में तो जो लोगों से मुझे एक बड़ा अच्छा मुझे याद रहता है हमेशा कि मेरे साथ जो समय चला, ये मैं ये मानता हूँ कि समय का एक हिस्सा आपके साथ ही साथ चलता है, और एक किसी भी व्यक्ति के साथ एक समय का वर्ष उसके साथ चलता है। तो मुझे लगा मेरे साथ जो जीवन की जो विषमताएं हैं, जो दुख सुख, इनके बीच का जो समय मेरे साथ रहा, चाहे मैं अपने मरीजों से बात करता रहा या मरीजों को सुख दुख से साथ रहा, तो वो समय मेरे साथ इतना अधिक था कि मुझे लगा कि वो मैं उन सब चीज़ों में बहुत धनी हूँ कि मैं बहुत सारी संवेदनाओं के साथ चल रहा हूँ, बहुत सारी जो घटनाएं हैं उन सबको मैं जीता हूँ। कभी कभी ने कहा भी है कि जो दुखी हृदय होगा वो रचना करेगा। क्या आपके जीवन में दुख था जो सृजनशीलता नहीं, से? मैं ये दुख जैसी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर आप उन विषमताओं के बीच से निकलते हैं, मैं मानता हूँ कि एक ऐसी सुरंग है जिसके बीच से मैं निकला और लगातार उस बीच से निकलता रहा, जो जिस सुरंग में दुख था, तकलीफ थी, अंधकार था, लेकिन उससे बीच से निकल के मैं जो रचनाएं कर सका, वो रचनाएं लोगों में आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं। मैं आपके डिपार्टमेंट में जब आपके टेबल पे देखता हूँ कि फुटकर में रचनाएं लिखी होती हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनके लिखते हैं मरीजों के लिए, ऐसी उनको कैसे जोड़ पाते हैं और कब मौका मिलता है, कब लिख लेते हैं, कैसे? नहीं, वो रचनाएं आज भी मेरी आदत है। मैं कभी कभी, जैसे मेरे कभी मन में आता है, घर में कभी बैठा हूँ या कभी अकेला बैठा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मेरा मानना है कि कविताएं आप अपने आप आपको उठाती हैं, जगाती हैं और वो लिखवा लेती हैं। कहानी आप रचना करते हैं, तो कविताएं अगर आपके मन में आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं नोट करनी ज़रूरी हो, चाहे स्कूल की किताब हो या कहीं की कॉपी हो, आप डायरी हो, कहीं ना कहीं आप नोट जरूर करते हैं। आपने एक बार कहा था कि कविता दिल से लिखी जाती है और कहानी दिमाग से लिखी जाती है। जी। तो इसके क्या मायने हैं? इसका यही मतलब है कि मैंने जैसे कहा कि कविता आपको जगाती है, कविता आपको उठा देती है। अगर कोई आपके मन में कोई बहाव आता है, कोई आप कुछ सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो मैं अक्सर रात में भी उठ के अगर कुछ मुझे याद आता है, मैं तो अगर उसको नोट ज़रूर करता हूँ कि अगले दिन उसको पूरा करूँगा। कहानी के लिए क्या है कि कहानी आपको गढ़नी होती है। कहानी उसी तरह है जैसे हम कभी कोई डिश बना रहे हों या हम कोई रचना कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो कहानी को धीरे धीरे आपको गढ़ना होता है। कहानी एक बड़ी विधा है। कहानी को लिखने के लिए आपके पास अधिक समय चाहिए, अधिक शब्द चाहिए। कविता आप छोटे से शब्दों में सब कुछ बयान कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाइन की कविता हो। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी लगता है, जैसे कि मैं भी खुद महसूस करता हूँ कि 8 घंटे ऑफिस के, 16 घंटे घर में भी हम लगातार चिंतन की थॉट प्रोसेस में रहते हैं जी। और घर वालों को भी लगता है कि यार एकाकी दुनिया में हैं। जी। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, ये जो सृजन कार्य की जो प्रक्रिया है, जो ओवर थिंकिंग है, क्या हमारे हेल्थ पे बुरा असर भी डालती है, या ये आपके लिए जो कविता रचना कर्म है ये एक दवा का काम करती है? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। ये जो रचनाकार है, चाहे वो कोई भी रचना करता हो, ये एक हमें, जैसे मैं ये मानता हूँ कि मैं किसी कमरे में
बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, और मैं अगर कमरे की खिड़की खोल देता हूँ तो उसमें से ताज़ी हवा आती है, चिड़ियों की आवाज़ें आती है, पानी की आवाज़ें आती है, सब कुछ। तो उसी तरह से ये रचना है कि आप अपने काम में अगर बिज़ी हैं, जैसे आपने कहा 8 घंटे आपने काम करने के बाद, तो मैं एक वेंट ढूंढता हूँ, एक रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ मैं अपने आप को बता सकूं, अपने बारे में बता सकूं, अपने मन की बातें याद कर सकूं, मन से जुड़ सकूं, अपने आप से जुड़ सकूं। तो ये मेरे लिए अपने आप से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप लगातार जो देश की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, हंस है, वागार्थ है और नया ज्ञानोदय है और दैनिक ट्रिब्यून में भी लगातार आपकी रचनाएं आती रहती हैं, और आपकी राजेंद्र यादव से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कुछ हाँ, राजेंद्र यादव जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, और मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में आके चूँकि मैंने लगातार लिखा है, तो मुझे लगा कि एक बार हंस के दफ्तर भी जाके मिला हूँ राजेंद्र जी से। तो मैं राजेंद्र जी के पास गया, मैंने कोई छोटी सी कविता लघु कथा लिखी थी उस समय, मुझे याद है। और तो वो लेके गया, और राजेंद्र जी सामने बैठे होते थे, आप जब भी हंस के दफ्तर जाए तो सामने मिलते थे। तो मिले, बात करी, उन्होंने कहा, मुझे वो पढ़ा, हाथ से ही लिख के जाते थे उस समय, तो कोई ऐसे टाइपिंग का, तो उन्होंने उसको रख लिया। उन्होंने कहा ये अगले अंक में जा रहा है, और ये पहली कहानी होगी, जबकि वो छोटी लघु कथा थी, भूख पे ही थी कि एक भूखे पूरे समाज में, एक भूखे प्रदेश में किसी एक को एक रोटी मिल जाती है, तो उस रोटी की अहमियत कितनी है, उस पे एक कहानी थी, और वो कहानी छपी। उसके बाद मैं लगातार लिखता रहा, लगातार उनसे मिलता था। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे कही थी, जो मुझे आज भी याद है, कि आप चूँकि चिकित्सा जगत से संबंधित हैं, तो चिकित्सा जगत में भी बहुत से ऐसा कुछ है जो लिखा नहीं गया है, उस पे आप लिखें, और वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि वहाँ के समाज में और वहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने उस पे भी लिखा है, मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें कि चिकित्सा जगत की बहुत सारी घटनाएं हैं। राजेंद्र यादव जी से मेरा संबंध जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया तब भी रहा। उनके पास मेरा फ़ोन नंबर था, मेरे पास उनसे बात होती थी। और जब वो अंतिम समय पे जब बीमार हुए थे, तब भी मुझे आज याद है कि उनकी कॉल आई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने उनको जो मुझे याद था वो मैंने बताया। वो संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध था मेरे जीवन का। कहानियों के बारे में वो मुझे कहा करते थे कि जो आपकी शैली है वो परिपक्व शैली है, और आप इसी पे लिखें, बहुत ज़्यादा किसी का प्रभाव इस पे नहीं आना चाहिए। जो आप अक्सर कहते हैं कि कहानी में संवाद होना ज़रूरी है, कई कहानीकार जो बड़े कहानीकार उन्होंने लिखे हैं जिसमें संवाद नहीं थे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर कहानी के पात्र, कोई कहानी बिना पात्र के नहीं हो सकती, दो पात्र जरूर होंगे उसमें। तो जो दोनों पात्र हैं अगर आपस में ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पाठक है या जो श्रोता है उससे कैसे उसका बात पहुंचेगी। तो ज़रूरी है कि उस कहानी में संवाद हो, और संवाद ऐसे हों जो खूबसूरत भी हों, जो बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे कि हाँ, जो या कुछ नया भी हो। तो वो जो बात है वो बिंब और प्रतीकों और इनसे संकेतों से भी कही जा सकती है, जो शब्द हाँ, हमें। संकेतों से भी कही जा सकती है, हम बहुत सी छोटे शब्दों में भी एक बड़ी बात भी कह सकते हैं। तो ज़रूरी है कि संवाद रहे, आपस में पात्र बात करें, और जो पाठक है उसको ये लगे कि अभी ही तो ये मेरे पास से गुजरा, अभी ही तो मैंने इसको कहीं देखा था। जो नए कथाकार हैं, नए कवि हैं, उभर रहे हैं, जो नया ककहरा सीख रहे हैं साहित्य का, उनसे क्या कहानी रचना की प्रक्रिया के बारे में उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मेरा एक ही बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, और पर एक ही मेरा आग्रह है, सुझाव तो क्या, एक ही आग्रह है कि आप समाज में जब रहते हैं, समाज के अपने आसपास देखें चीज़ें कैसे घट रही हैं, क्या नए परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद रोबोटिक चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को देखें, उनका जो कुछ विशेषताएं, उनकी जो कमियां, उनको परखें, और अपने लेखों में, अपनी कहानियों में उनको लाएं। आज समाज में कहानियां, मैं मानता हूँ कहानियां समाज में हर जगह हैं, हर पात्र, हर व्यक्ति एक ना कहानी के साथ होता है। उसकी कहानी अगर आप पढ़ लें, उससे आप बात कर लें दो घड़ी, तो वो आपको अपनी कहानी बता देता है। तो कहानी हर समय मिलती है। कविता और कहानी दोनों संवेदनाओं से जोड़ती हैं, समाज की संवेदनाओं को जोड़ती हैं।
अब ऐसे दौर में जब चैट जीपीटी और जो है जो एआई से चंगू भी कविता लिख रहा है और मंगू भी कहानी लिख रहा है, तो फिर रचना की जो अस्मिता है वो कैसे रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी और कविताओं की जो मौलिकता है वो ज़रूर रहेगी। और ठीक है, ये परिवर्तन होते रहेंगे, ये नए परिवर्तन हैं, और इन परिवर्तनों के बीच से भी निकलकर जो मूल कहानी का जो रूप है, वो जो आपने चैट जीपीटी के बारे में बताया, वो एक उन लोगों को एक रास्ता ज़रूर मिला है जो लिख रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। संवेदनाएं उससे नहीं आएंगी। असली संवेदना तो लेखक ही हो लिखेगा। सकता है प्रेमचंद की कहानी कल किसी और के नाम से आ रही हो चैट जीपीटी के जरिए। नहीं, वो कालजयी कहानियां हैं और उन कहानियों को कहीं भी लिखा जाएगा। अगर उसमें होरी है, उसमें अगर धनिया है, उसमें, तो वो कहानियां नाम बदल के भी नहीं लिखी जा सकती। वो कहानियां कालजयी कहानियां हैं। बहुत से, जैसे किसी लेखक के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसकी कहानी, उसकी कविताएं, उसका गद्य कहीं बदला नहीं जा सकता। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। एक आपकी जो खासियत है वो पेंटिंग की भी है, जी और मुझे लगता है हंस में भी और कई जगह आपने कवर में, ख्याल से किताब अभी जो आपकी पिछले दिनों आई है जी उसका कवर भी आप ही की रचना हाँ है। जी तो जी। ये इसके लिए समय कब निकाल पाते हैं और इसका रुझान कैसे हुआ? और क्या जो लगातार पीजीआई में मरीजों से जूझते रहते हैं आप, वो जो थकान जो है वो इस कला के रूप में आपको एक सुकून देती है, मानसिक विश्रांति देती है, क्या ऐसा? जी जी। मेरे साथ में, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ दो कलाएं उसने जोड़ दी। एक मैं पेंटिंग करता हूँ और एक कहानियाँ कविताएं लिखना। पेंटिंग में बहुत दोनों ही लगभग एक ही साथ शुरू की थी मैंने। और पेंटिंग भी मैं समय निकालना, मेरा ये मानना है कि हम सबके पास उतना ही समय है जितना किसी दूसरे के पास है। पर हम यदि अपने समय को उस तरह से व्यवस्थित करें कि जैसे हम और भी काम कर सकें अपने काम के अलावा। मैं संडे है, सैटरडे के आमतौर पे मैं जो लिखता हूँ वो सैटरडे की नाइट में लिखता हूँ। रात में मैं दिन भर, मतलब जैसे मैंने कहा कि कहानी तो पकाई जाती है। कहानी को आप एक कहानी को और पूरे हफ्ते भी आप तैयार करें और एक दिन लिख दें तो वो कहानी लिख दी जाती है। तो उसी तरह से पेंटिंग है, जब मेरा मन करता है कभी पेंटिंग छोटी मोटी शुरू कर देता हूँ और धीरे धीरे बन जाती है। आप क्या मानते हैं, कुदरत ने आपको क्या बनाया? एक डॉक्टर बनाया था, एक कवि बनाया था, एक लेखक बनाया था, एक चित्रकार बनाया था? मूलतः तो मैं अपने आप को एक कवि हृदय चित्रकार मानता हूँ। मैं कवि हृदय तो है ही है। वो कवि हृदय आपको मार्मिकता देता है, आपको समाज को और अच्छे तरीके से समझने का अवसर देता है, समझने की सीख देता है कि आप हर इंसान का सुख दुख समझ सकें, आप किसी के दुख में शामिल हो सकें और उतना ही आप दुखी हो सके जितना अगला आदमी दुखी है। आप कोई दिखावा ना करें। तो अगर आप इस तरह से सोच सकते हैं, इस तरह से आपके मन में है, तो मुझे लगता है मैं अच्छा चिकित्सक हूँ और उससे अच्छा कवि हूँ। लेकिन एक अच्छे पिता भी हैं और आपके परिवार में साहित्य के संस्कार महक रहे हैं। जी। बेटे का भी उपन्यास आया है, शायद उसको भी अकादमी से पुरस्कार मिला हाँ, है। उसको भी मिला। और पिछले दिनों पत्नी की भी एक पुस्तक आई है, वो भी डॉक्टर हैं। हाँ जी। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पे किताब लिखी है। और आप कहते भी हैं कि मेरी पहली रचनाओं के पहली पाठक वो हैं। हाँ, पहली पाठक। तो कितनी भूमिका आपके सृजन में उनकी है? उनकी तो मैं मानता हूँ 100% है, क्योंकि वो, मैं कुछ अगर लिखता हूँ तो आमतौर पे मैं उन्हें सुबह सुनाता हूँ, या कभी भी जब पहली पाठक वही होती हैं। और वो मुझे कई बार बताती हैं कि नहीं, इस जगह या इस पात्र को ऐसा नहीं होना चाहिए या क्या। पर मूल कहानी तो चलिए ठीक है, वो थोड़ा बहुत उनकी रहता है, तो वो सुनती पहली बार है। नया कुछ क्या लिख रहे हैं? क्या नया रचना जा रहा है कुछ? आजकल मैं कुछ नई कहानियाँ मैंने शुरू करी हैं, जो अभी मैं ये मान के चलता हूँ अगले वर्ष मेरा एक नया कहानी संग्रह आना चाहिए। तो मैं कुछ नई कहानियाँ मैंने शुरू करी है, वो अभी लेखन शुरू है। और कविताएं भी मैं लगातार लिखता हूँ, बल्कि आज मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, आप कहें तो मैं सुनाऊँ। एक कविता सुबह सुबह तकिए पर से जाग उठी और कागज़ पर बैठी मेरा इंतज़ार करने लगी।
एक कविता सुबह सुबह तकिए पर से जाग उठी और कागज़ पर बैठी मेरा इंतज़ार करने लगी। मैं उसे देखता रहा देर तक, उसके उलझे बाल, ताजगी से भरा चेहरा और उम्मीदों से भरी आंखें जैसे पढ़ रही हों मुझे, और मैं उस कविता को पढ़ रहा था। बहुत देर तक एकटक मेरी पत्नी ने मुझे नींद से जगाया और मेरी पत्नी मुझे नींद से जगा रही हैं और मैं उसको मुझे यूं स्वप्न से जगाना देख रहा हूं। शायद मैं कोई कविता लिख रहा हूं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न मेरे आपसे ये है कि जीवन में आप कुछ करना चाह रहे थे, अभी तक वो संभव नहीं हो पाया, ऐसा कुछ क्या है जीवन में जिसको आप अभी अपूर्णता महसूस करते हैं या उस दिशा में काम कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि आपका लेखन, जैसे मैंने कहा, समाज में हर जगह कहानी कभी हो बिखरी है, तो मेरा मानना है कि मैं अभी मेरा कोई बड़ा, या तो मेरी बड़ी कहानी आनी बाकी है या कोई बड़ा अच्छा उपन्यास आना बाकी है, और वो जब तक पूर्ण नहीं करता मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता। धन्यवाद डॉक्टर कनुजे जी। आज हमारे बीच में सृजनशील साहित्यकार, चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कनुजे थे। हम दैनिक ट्रिब्यून के पाठकों से यहीं विदा लेना चाहेंगे और अगले अतिथि के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।